गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम नेमराज हुंडा बुक के प्लांट फिजियोलॉजी के थर्ड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 में दिया है फोटोसिंथेसिस। डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पहला पॉइंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी कि जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर दिया है क्लोरोफिल पिगमेंट्स, यानी पहले नंबर पे दिया है क्लोरोफिल पिगमेंट्स। डिस्कस अबाउट क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल्स अकर्स इन द ग्रेना प्लास्टिड, यानी ग्रेना प्लास्टिड यानी कि प्लास्टिड के ग्रेना में क्लोरोफिल हमें देखने को मिलता है। एंड आर एसोसिएटेड विथ द थैलिक्वाइड मेम्ब्रेन्स। एंड आर और जो थैलिक्वाइड मेम्ब्रेन्स होता है इसके साथ भी इसका संबंध देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ फॉर रिंग ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी कंटेंस ए सिंगल एटम ऑफ मैग्नीशियम। फिर से द सेंटर ऑफ द फोर रिंग ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, यानी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में बी के बीच में, यानी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के बीच में जो पोरफायरिंग रिंग होता है इसमें एक सिंगल एटम पाया जाता है किसका, तो मैग्नीशियम का। अब हम पोरफायरिंग रिंग का संरचना बना देते हैं। तो ये हमारा पोरफायरिंग रिंग का संरचना, इसमें सिंगल एटम आपका मैग्नीशियम होता है, सिंगल एटम के रूप में मैग्नीशियम होता है। चारों तरफ क्या होता है, तो चारों तरफ इसके नाइट्रोजन होता है। ठीक, चारों तरफ नाइट्रोजन होता है। हो गया। अब इसी के नीचे एक संरचना पाई जाती है किसकी, तो इसी के नीचे जो होता है वो संरचना पाई जाती है, इसे हम टेल के नाम से जानते हैं। क्या, तो पोरफायरिंग टेल, या फिर इसी को हम टेल है ये। ठीक, पोरफायरिंग टेल है, यानी कि ये पोरफायरिंग टेल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पूंछ के नाम से जानते हैं। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर 2 टाइप्स, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट आर 2 टाइप्स, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट कितने प्रकार का होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे आता है क्लोरोफिल ए। डिस्कस अबाउट क्लोरोफिल ए। इसी को हम एम्पिरिकल फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्लोरोफिल ए का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो आपका कौन मांगे, यानी कि बस इतना याद कर लो, कौन मांगे। तो 55 72 54, यानी 55 72 54 याद कर लो, 55 72 54। इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है क्लोरोफिल का वो CHON Mg होता है। पहले नंबर पे 55 लगा है, दूसरे नंबर पे 72 लगा है, तीसरे नंबर पे 5 लगा है, चौथे नंबर पे 4 लगा है, और लास्ट में मैग्नीशियम में कुछ भी नहीं है। ठीक, सिंगल एटम होता है, यानी कि मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में एक सिंगल एटम के रूप में होता है, इसीलिए इसमें कुछ भी नहीं लगा रहता है। तो बस खाली चारों को याद कर लो, 55 72 54, 55 72 54, 55 72 54। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है अकरेंस इज यूनिवर्सल इन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो क्लोरोफिल होते हैं या कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो यह ग्रीन प्लांट्स में विश्वविख्यात रूप से यह दिखाई देते हैं। यानी कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स में, केवल ग्रीन प्लांट्स में सभी यानी कि सभी प्रकार के ग्रीन प्लांट्स में जो होते हैं वो क्लोरोफिल ये दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर आता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो कौन सा होता है, तो कौन मांगे, इसका भी ट्रिक वही है, कौन मांगे CHON मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम सिंगल एटम होता है। तो इसमें क्या होता है, तो थोड़ा सा बस चेंज होता है, 55 यानी कि इसमें 2 माइनस हो जाता है, इसमें यानी 72 से 2 माइनस हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर 10 ऐड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 2 माइनस हो गया और यहाँ पर 10 ऐड हो जाता है। 54 से क्या हो जाता है, 64 हो जाता है, 54 से 64 हो जाता है, यहाँ पर 10 ऐड हो जाता है, और यहाँ 72 में 2 यानी 72 में 2 माइनस हो जाता है। तो वहीं हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी का। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स एंड इन ग्रीन एल्गी बट अब्सेंट इन रेड एल्गी, यानी कि लाल जो एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल अब्सेंट रहता है, लेकिन यह जो हायर प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और ग्रीन एल्गी में भी आपको क्लोरोफिल भी पाया जाता है। फिर से ऊंचे प्लांट्स में यानी कि ऊंचे प्लांट में जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, एंड सभी प्रकार के एल्गी यानी सभी प्रकार के ग्रीन एल्गी में जो होता है वो क्लोरोफिल भी पाया जाता है, लेकिन जो रेड एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल भी अब्सेंट रहता है। सो हो गया कंप्लीट। दूसरे नंबर पर कैरोटीनॉयड पिगमेंट्स, यानी कि पहले नंबर का पिगमेंट कौन सा था, तो पहले नंबर का पिगमेंट था क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर 2 टाइप, यानी कि क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो पहले नंबर पे दिया था
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पहले नंबर पे था और दूसरे नंबर पे दिया है कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। पहले नंबर पे क्लोरोफिल पिगमेंट दिया था, क्लोरोफिल पिगमेंट 2 प्रकार का होता था। अब इस दूसरे पॉइंट में दिया है क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, यानी कि दूसरे नंबर पे दिया है कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। तो कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आर टुगेदर कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स, यानी कि जब हम ज़ैंथोफिल और कैरोटीन को दोनों साथ में मिला देते हैं तो उसी को हम कैरोटीनॉइड के नाम से जानते हैं। फिर से कैरोटीनॉइड पिगमेंट का मतलब क्या होता है, तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट का मतलब होता है जब कैरोटीन और ज़ैंथोफिल एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसी को हम कैरोटीनॉइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बिलोंग टू लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड टर्पेनॉइड्स, यानी कि इट बिलोंग टू लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं यह बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं, या फिर यह बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए इसे हम टर्पेनॉइड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देज आर फैट सोल्यूबल येलो पिगमेंट्स, यानी कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं यह फैट सोल्यूबल येलो पिगमेंट के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट्स होता है यह फैट सोल्यूबल येलो पिगमेंट के रूप में भी जाना जाता है। फिर से जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं यह फैट सोल्यूबल येलो पिगमेंट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, कैरोटीनॉइड्स आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, यानी कि जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं या कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। फिर से कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स कहाँ पर पाया जाता है, तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं डिस्कस अबाउट कैरोटीन, यानी कि कैरोटीनॉइड पिगमेंट के अंतर्गत आपका कैरोटीन आता है, दूसरे नंबर पे ज़ैंथोफिल आता है, ठीक, ज़ैंथोफिल्स आता है, एंड तीसरे नंबर पे एंथोसाइनिन आता है। फिर चौथे नंबर पे क्या दिया है, तो चौथे नंबर पे दिया है बस 3 ही है, यानी 3 ही प्रकार के होते हैं क्या, तो जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो निम्नलिखित 3 ही प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पे कैरोटीन आता है, दूसरे नंबर पे ज़ैंथोफिल आता है, एंड तीसरे नंबर पे आपका एंथोसाइनिन आता है। तो पहले नंबर की हम बात करते हैं, तो पहले नंबर पे क्या दिया है, तो पहले नंबर पे कैरोटीन दिया है। डिस्कस अबाउट कैरोटीन, यह एक प्रकार का ऑरेंज येलो कलर्ड हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला C40 और H56 होता है, यानी कि कैरोटीन एक प्रकार के ऑरेंज येलो कलर्ड के होते हैं, यानी कि कैरोटीन का कलर कैसा होता है, तो कैरोटीन का जो कलर होता है वो ऑरेंज येलो कलर होता है, ठीक। कैरोटीन का कलर कैसा होता है, तो कैरोटीन का कलर जो था वो ऑरेंज येलो कलर होता है, ठीक। और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है C40 और H56 होता है। इट इज अबंडेंट इन रूट ऑफ कैरेट, हेंस द नेम ऑफ कैरोटीन, यानी कि यह कैरेट की रूट में बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम कैरोटीन का नाम देते हैं। यानी कि यह कैरेट में, यानी कि जो कैरोटीन होता है यह कैरेट में बहुत अधिक, कैरेट की रूट में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम कैरोटीन नाम देते हैं। नेक्स्ट है, इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म इज कैरोटीन, यानी कि जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन जो होता है वो कैरोटीन जो होता है यह बहुत ही सर्वाधिक रूप वाला कैरोटीन होता है, यानी कि फिर से इट मोस्ट कॉमन फॉर्म इज सेकेंड कैरोटीन, यानी कि सेकेंड टाइप का जो कैरोटीन होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फार्म होता है, यानी कि सर्वाधिक कॉमन फार्म कौन सा होता है, तो कैरोटीन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फार्म होता है वो 2 कैरोटीन होता है, यानी कि 2 कैरोटीन होता है। 2 कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन, यानी कि कैरोटीन जो होता है किसका प्रिकर्सर होता है, तो कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, यानी कि कैरोटीन किसका प्रिकर्सर होता है, तो कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। नेक्स्ट है, इट इज क्विकली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, यानी कि यह आसानी से हवा में जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, हो जाता है। हेंस द रैपिड चेंज ऑफ कलर, इसीलिए इसका कलर भी बहुत ही आसानी से चेंज हो जाता है। टेक्स प्लेस इन द स्कैल्प्ड कैरेट, यानी कि स्कैल्प्ड कैरेट, यानी कि फिर से इट इज क्विकली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, यानी कि हवा में यह बहुत ही क्विकली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। हेंस द रैपिड चेंज ऑफ कलर, और इसी के कारण जो होता है बहुत ही शीघ्र ही इसके कलर चेंज हो जाते हैं। टेक्स प्लेस इन द स्काल्पेड कैरेट, और यह कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जो स्काल्पेड कैरेट होते हैं उसी में यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, दूसरे नंबर पे दिया है ज़ैंथोफिल। डिस्कस अबाउट ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल क्या होता है, तो इट इज़ मोर अबंडेंट दैन कैरोटीन, यानी कि कैरोटीन के बाद, यानी कैरोटीन की अपेक्षा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पिगमेंट कौन सा होता है, तो आपका ज़ैंथोफिल होता है। हैविंग येलो टू ब्राउन कलर, और इसका कलर कैसा होता है, तो कैरोटीन का ऑरेंज येलो कलर था, लेकिन ज़ैंथोफिल का जो कलर होता है वो येलो टू ब्राउन होता है, यानी कि पीले रंग से यह भूरे रंग तक होता है, यानी कि पीले से, यानी पीला से लेकर भूरा रंग तक ही कौन होता है, तो येलो टू जो ब्राउन कलर होता है किसका होता है, तो येलो टू ब्राउन कलर आपका ज़ैंथोफिल का होता है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो ज़ैंथोफिल का एम्पिरिकल फार्मूला होता है C40 H56 और O2 होता है।
एक बढ़ जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। CH यानी कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जेंथोफिल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो पहले कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, फिर कार्बोहाइड्रेट में C40H56O2। ठीक, कुछ जुड़ रहा है कि नहीं देख लें। C40H56, सेम, खाली ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन में दो मालिक्यूल से जुड़े हैं बस, यानी कि C40H56 फार्मूला जो था वो कैरोटीन का फार्मूला था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन दो जुड़ गया तो ये आपका जेंथोफिल का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है इट इज आल्सो कैरोटीनॉल्स, यानी जेंथोफिल को हम किसके नाम से भी जानते हैं, तो कैरोटीन को जो है, यानी जेंथोफिल को हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम कैरोटीनॉल के नाम से भी जानते हैं। द प्रिंसिपल येलो पिगमेंट ऑफ मेज, यानी मेज का जो येलो पिगमेंट होता है किसके कारण होता है, तो मेज में जो येलो पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि मेज में जो प्रिंसिपल येलो पिगमेंट पाया जाता है आपका जियाजेंथिन होता है। फिर से, मेज में जो प्रिंसिपल येलो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम है जियाजेंथिन। अब तीसरे नंबर के पिगमेंट की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर का पिगमेंट है एंथोसायनिन। तीसरे नंबर का पिगमेंट का क्या नाम है, तो तीसरे नंबर के पिगमेंट का नाम है एंथोसायनिन। इट इज ए पर्पल पिगमेंट, यानी कि जो एंथोसायनिन होता है एक प्रकार का पर्पल, यानी कि पर्पल मतलब होता है बैगनी। पर्पल मतलब क्या होता है, तो पर्पल मतलब पर्पल पर्पल पिगमेंट के नाम से किसे जाना जाता है, तो पर्पल पिगमेंट के नाम से जो होता है एंथोसायनिन को जाना जाता है। सोल्यूबल इन वाटर, हेंस इट अकर्स इन सोल्यूशन फॉर्म इन द वाटर ऑफ द सेल्स, यानी कि जो एंथोसायनिन होते हैं यह वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि जो एंथोसायनिन होते हैं यह वाटर में सोल्यूबल होते हैं। हेंस इट अकर्स इन सोल्यूशन फॉर्म, इसीलिए यह जो होते हैं वो सोल्यूशन के फॉर्म में दिखाई देते हैं, यानी कि सोल्यूशन के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इन द वाटर ऑफ द सेल्स, यानी सेल के, यानी कि सेल वाटर, यानी सेल वाटर में, सेल के वाटर में, यानी कि सेल के वाटर में सॉल्यूशंस के रूप में दिखाई देने वाला जो पिगमेंट होता है वो आपका एंथोसायनिन होता है। इसीलिए जो है इसे हम सोल्यूबल, यानी कि इसीलिए इसे हम वाटर सोल्यूबल पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी एंथोसायनिन जो होता है वो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है, क्योंकि यह सेल्स के वाटर में सॉल्यूशन फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एंथोसायनिन, इट डज नॉट टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के ये बिल्कुल भी पार्ट नहीं होते, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया पर्पल वाले पिगमेंट में या फिर एंथोसायनिन पिगमेंट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन उस दोनों में हमको लग रहा है थोड़ी थोड़ी मात्रा होगी। इट इज़ प्रेजेंट इन शुगर बीट एंड एप्पल, यानी कि शुगर बीट यानी चुकंदर हो गया, शुगर बीट मतलब होता है चुकंदर, एंड एप्पल में इसकी मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन आर फूड प्रोडक्शन, यानी कि नेक्स्ट दूसरे नंबर का फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस अपॉन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, और उसी को हम फूड प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। डिफिनीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय इलुस्ट्रेटेड ग्रीन सेल्स एंड ऑक्सीजन रेगुलेटेड एज बाई प्रोडक्ट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया किस किस के मिलने से बनती है, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा एलिमेंट आवश्यक होता है, तो पहले नंबर पे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होता है, फिर दूसरे नंबर पे जल आवश्यक होता है, फिर तीसरे नंबर पे क्लोरोफिल पिगमेंट आवश्यक होता है, फिर चौथे नंबर पे जो है क्या आवश्यक होता है, तो लाइट आवश्यक रहता है। तो इन चारों प्रक्रिया के द्वारा जो प्रोसेस होती है उसी को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में होता क्या है, तो लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से मिल जाता है, यानी कि लाइट एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो कि भोजन के रूप में जाना जाता है। फिर ऑक्सीजन जो होता है, यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। रिएक्शन ऑफ द लाइट फेज इज लाइट सेंसिटिव, यानी लाइट सेंसिटिव, हेंस कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन ऑफ द लाइट फेज इज लाइट सेंसिटिव, यानी कि जो लाइट फेज का रिएक्शन होता है या लाइट सेंसिटिव होता है, यानी कि जो लाइट, यानी कि रिएक्शन ऑफ लाइट फेज, यानी कि लाइट फेज का जो रिएक्शन होता है या लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, इसीलिए हम इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यानी कि यह फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फोटो मतलब होता है क्या, तो फोटो मतलब होता है एनर्जी, एंड केमिकल मतलब होता है रसायन, एंड रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें लाइट का भी और केमिकली रिएक्शन होता है, तो इसीलिए जो होता है इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल प्रोसेस भी होता है, यानी केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और इसमें लाइट की आवश्यकता होती है, और इसमें रिएक्शन भी होता है इन दोनों में, तो इसीलिए हम इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन का स्रोत होता है वो आपका
ऑक्सीजन होता है। फिर से फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, तो वो आपका जल होता है। जल ही से क्या बनता है, तो जल ही से यहाँ पर ऑक्सीजन निकलता है, ठीक। जल से ही ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता है। और ग्लूकोज से किससे बनता है, ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। और जल से क्या बनता है, तो जल से जो था वो ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एटीपी, यानी कि जब लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है तो उसी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी कि एटीपी इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। फिर से द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो उसे हम एटीपी के नाम से जानते हैं। फिर से ठीक, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि जब लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी के रूप में होता है तो उसके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर एटीपी जो होता है क्या कहलाता है, तो एटीपी को ही हम एटीपी, फिर से एग्जांपल एटीपी। फिर से द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि जब लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी के रूप में होता है तो वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें क्या, इस कंप्लीट प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से जाना जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट हो जाएगा, जिसे हम एनर्जी के नाम से जानते हैं। और इसमें फास्फोरस का मतलब हो जाएगा एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक। और रिलेशन, इन दोनों के रिलेशन को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर से द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि जब लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है तो इससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस को ही फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि एटीपी में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए लाइट की उपस्थिति में जब फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम एटीपी कहते हैं, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो है फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से जाना जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी के द्वारा जब वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है तो उसी को हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। फिर से लाइट एनर्जी के द्वारा जब वाटर मॉलिक्यूल्स यानी जल के मॉलिक्यूल्स यानी H2O का जब ब्रेक डाउन होता है, H2O मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनता है। इस प्रक्रिया को जो है फोटोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो लाइट एनर्जी, लाइट लगा तो इसमें फोटो लग गया, ठीक। फिर लाइट एनर्जी के द्वारा जब वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी कि ये H2O है, अब इसका हाइड्रोजन H2O इधर हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसी पूरे प्रोसेस को जो है फोटोलाइसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अलग हो गया तो इसको हम लाइसिस कहते हैं, और यह प्रक्रिया किसके द्वारा हुआ है, तो लाइट एनर्जी के कारण हुआ है, तो इसीलिए इसे हम फोटोलाइसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ 2 फेजेज, यानी कि फोटोलाइसिस की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है, तो फोटोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार से की जाती है। एक तो आपका होता है फोटोलाइसिस की प्रक्रिया, यानी फोटोलाइसिस की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो फोटोलाइसिस की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, वाइज लाइट फेज एंड डार्क फेज। यानी कि फोटोलाइसिस की प्रक्रिया कितने फेज में होती है, तो फोटोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो 2 फेज में होती है। एक तो आपका लाइट फेज होता है, दूसरे नंबर पर डार्क फेज होता है। तो डिस्कस अबाउट लाइट रिएक्शन, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेना एंड डिपेंडेंट ऑन पिगमेंट, यानी कि ग्रेना, यानी कि जो लाइट रिएक्शन का साइट क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन का जो स्थल होता है वो क्या ग्रेना होता है, या ग्रेना नहीं मिलेगा तो थैलेकाइड मिलेगा, ठीक। एंड डिपेंडेंट ऑन पिगमेंट्स, और ग्रेना जो होता है वो पिगमेंट पर पूरी तरह से डिपेंड या फिर निर्भर रहता है। ये हो गया लाइट जो होता है वो जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में होता है, तो इसी को हम लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि लाइट की उपस्थिति में जब यानी कि लाइट जब जल से क्रिया करता है तो यह जो है टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही किस नाम से जाना जाता है, तो लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट यानी इमर्सन इफेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन इमर्सन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो ग्रीन प्लांट्स एक्सपोज टू
मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि जब किसी ग्रीन प्लांट्स को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट में एक्सपोज करते हैं या फिर डालते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे वेवलेंथ ग्रेटर देन 600 नैनोमीटर इज रेड जोन, दिस प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ रेड जोन डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, एग्जांपल के तौर पे डिक्रीज इन क्वांटम यील्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप्स। फिर से, ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट्स में किसी ग्रीन प्लांट्स को एक्सपोर्ट करते हैं जिसका वेवलेंथ जो होता है वो 880 यानी 680 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और ठीक हो गया एग्जांपल के तौर पे, जैसे वेवलेंथ ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर इन रेड जोन, दिस प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ रेड जोन डिक्रीज्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल के तौर पे डिक्रीज इन क्वांटम यील्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप्स। फिर से क्या कह रहा है, ग्रीन प्लांट एक्सपोर्ट टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि जब हम ग्रीन प्लांट्स को मोनोक्रोमेटिक लाइट में एक्सपोर्ट करते हैं या फिर डालते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे हो गया वेवलेंथ ग्रेटर देन 600 नैनोमीटर, यानी कि जब वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है इन रेड जोन, यानी रेड जोन में जब वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है तो दिस प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ रेड जोन डिक्रीज, तब इस दौरान जो होता है रेड लाइट का जो जोन होता है वो कम होने लगता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में जो रेड जोन होता है, फोटोसिंथेसिस में रेट में जो रेड जोन होता है वो कम होने लगता है, जिसके कारण क्वांटम यील्ड कम होने लगता है। तो इस प्रकार के इफेक्ट को ही हम रेड ड्रॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द क्वांटम यील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिक्स्ड लाइट वाज ग्रेटर देन द टोटल यील्ड गॉट फ्रॉम द टू बीम्स ऑफ लाइट यूज्ड सेपरेटली, दिस इनहांसमेंट इफेक्ट इज नोन एज इमर्सन इफेक्ट। फिर से, द क्वांटम यील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मिक्स्ड लाइट, यानी कि मिक्स्ड लाइट के कारण, यानी मिक्स्ड लाइट के द्वारा जो क्वांटम यील्ड हमें प्रोड्यूस होता है या फिर उत्पन्न होता है, वाज ग्रेटर दैन द टोटल यील्ड, और यह टोटल यील्ड से अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक, गॉट फ्रॉम द टू बीम्स ऑफ लाइट, यानी कि दो बीम ऑफ लाइट से यूज सेपरेटली, दिस इनहांसमेंट इज कॉल्ड इमर्सन इफेक्ट। फिर से, the quantum yield produced by the mixed light was greater than the total yield got from the two beams of light used separately. This enhancement effect is known as immersion effect, यानी कि छोड़ो, इमर्सन इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, दूसरे नंबर पे दिया है डार्क रिएक्शन। डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यानी कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन का सिंथेसिस फिक्सेशन होता है, जबकि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यानी कि जो डार्क रिएक्शन में डार्क फेज में फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिएक्शन ऑफ द डार्क फेज आर टेम्परेचर सेंसिटिव एंड डज नॉट रिक्वायर लाइट, यानी कि द रिएक्शन ऑफ डार्क फेज, यानी डार्क फेज के रिएक्शन में टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। फिर से, द रिएक्शन ऑफ द डार्क फेज आर टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी कि डार्क फेज का जो रिएक्शन होता है, यानी कि डार्क फेज का जो रिएक्शन होता है यह टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होता है। एंड डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट, और डार्क रिएक्शन में लाइट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, अंधेरे में होता है। दिस इज प्योरली केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो डार्क रिएक्शन होता है यह पूरी तरह से प्योरली केमिकल रिएक्शन होता है, इसीलिए इसे हम ब्लैक मैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ऑन द नेम ऑफ F.F. ब्लैक मैन, यानी कि डार्क रिएक्शन को किसने दिया था, तो डार्क रिएक्शन को जो है F.F. ब्लैक मैन नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम इसको दिया था। ठीक, यानी कि डार्क रिएक्शन को सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो डार्क रिएक्शन को सर्वप्रथम जो था वो F.F. ब्लैक मैन नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसको दिया गया था। इसीलिए डार्क रिएक्शन जो होता है ब्लैक मैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और डार्क रिएक्शन में होता क्या है, तो प्योरली केमिकल रिएक्शन, यानी कि डार्क रिएक्शन जो होता है वो पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक, और हो गया। बात करते हैं डार्क रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, तो डार्क रिएक्शन जो होता है पहले नंबर पे दिया है क्या,
तो पहले नंबर पे दिया है केल्विन साइकिल, जिसे हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, केल्विन साइकिल। यानी डार्क रिएक्शन में कौन कौन सा साइकिल चलता है, तो डार्क रिएक्शन में जो होता है, डार्क रिएक्शन में कौन कौन सा साइकिल चलता है, तो डार्क रिएक्शन में निम्नलिखित 3 साइकिल चलता है। कौन कौन सा साइकिल है, तो देख ही लेते हैं डार्क रिएक्शन में कौन कौन सा साइकिल चलता है। तो पहले नंबर पर डार्क रिएक्शन में चलता है केल्विन साइकिल, जिसे हम C3 साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या चलता है, तो दूसरे नंबर पे आपका हैच एंड स्लैग साइकिल, जिसे हम C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। एंड तीसरे नंबर पे कौन सा साइकिल है, तो तीसरे नंबर का साइकिल है क्रासुलेनियस एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे हम कैम के नाम से जानते हैं। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं, तो पहले नंबर पे क्या है, तो पहले नंबर पे आता है केल्विन साइकिल। डिस्कस अबाउट केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो केल्विन साइकिल को ही C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। दिस इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन व्हीट, राइस, बार्ले एंड पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन, सनफ्लावर एट्सेट्रा। यानी कि जो केल्विन साइकिल होता है या फिर जो C3 साइकिल होता है, यह मोस्टली किस में देखने को मिलता है, तो यह मोस्टली जो होते हैं वो फॉडर क्रॉप्स होते हैं। यानी कि जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं, इन फॉडर क्रॉप्स में या फिर जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं, इन्हीं में सबसे ज़्यादा C3 साइकिल देखने को मिलता है। यानी कि जितने भी ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत क्रॉप्स आते हैं, उन सभी में C3 साइकिल देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, पल्स हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, सनफ्लावर हो गया, एट्सेट्रा ना। एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड C3 प्लांट्स। इन सभी के प्लांट को हम C3 प्लांट के नाम से जानते हैं। बिकाज इन द केल्विन साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3PGA। यानी कि क्योंकि केल्विन साइकिल का जो प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो आपका 3PGA होता है, जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से जानते हैं। C3 कंपाउंड, यानी कि इसमें 3 कार्बन का कंपाउंड पाया जाता है, हैविंग 3 नंबर ऑफ कार्बन इन ए कंपाउंड। यानी कि C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल में, यानी कि केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल के एक कंपाउंड में, यानी केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल के एक कंपाउंड में कार्बन की 3 संख्या पाई जाती है। इसीलिए इसे हम C3 कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3PGA होता है, ठीक। 3PGA होता है। कंप्लीट हो गया हमारा, पूरा कंप्लीट हो गया सिस्टम में। नेक्स्ट है ब्लैकमैन लॉ ऑफ मिनिमम। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे दिया है क्या, दूसरे नंबर पे दिया है हैच एंड स्लैग साइकिल, जिसे हम C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। यानी दूसरे नंबर पे क्या दिया है, दूसरे नंबर पे C4 साइकिल दिया है। C4 साइकिल को ही हम हैच एंड स्लैग साइकिल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू C4 साइकिल या फिर हैच एंड स्लैग साइकिल्स। इट इज फाउंड इन शुगर केन, मेज, सोरगम, बाजरा एट्सेट्रा। सच प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट्स। यानी कि C4 प्लांट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो जे बासम, इसी से हमारा पूरा निकल के चला आएगा, ठीक। ज्वार, बाजरा, अरहर, शुगर के, सोरगम एंड मेज। जे बासम जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, और एक और ले लेते हैं अमरेंथस। अमरेंथस भी इसी में आता है। पाइन एप्पल भी इसी में आता है, ठीक। पाइन एप्पल भी इसी में देखने को मिलता है, किसमें, C4 प्लांट्स में, ठीक। तो पाइनएप्पल हो गया और अमरेंथस, ये सभी C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। और इनका आकार कैसा होता है, तो जितने भी C4 प्लांट्स होते हैं, यह इनके पत्तियों का संरचना कैसा होता है, तो C4 प्लांट की पत्तियों का संरचना ऐसे ऐसे रहता है, ठीक, जैसे नारियल रहता है। कंप्लीट। C4 प्लांट्स क्रांच एनाटॉमी इन लीव्स। यानी कि C4 प्लांट्स की पत्तियों में क्रांच एनाटॉमी की संरचना पाई जाती है। यानी C4 प्लांट की पत्तियों में क्रांच एनाटॉमी की संरचना पाई जाती है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलेट एसिटिक एसिड। यानी कि C4 प्लांट्स में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, यह 4 कंपाउंड वाला, यानी 4 कार्बन कंपाउंड वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। आर मैलिक एसिड, यानी इसी को मैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। हेंस द नेम C4 साइकिल, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है C4 साइकिल। फिर से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज C4 का कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलेट एसिटिक एसिड आर मैलिक एसिड, हेंस द नेम C4 साइकिल। यानी कि जो C4 प्लांट्स में जो प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कंपाउंड, यानी 4 कार्बन कंपाउंड वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, या फिर इसी को मैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और इसीलिए इसको जो है C4 साइकिल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है PEP क्या होता है, तो कार्बोक्सिलेज, यानी कि फास्फोइनाल पायरुविक एसिड, यानी फास्फोइनाल पायरुवेट कह लो या फिर फास्फोइनाल पायरुविक एसिड कह लो। यह कार्बोक्सिलिक हैज हाई
एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर क्या होता है, तो C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर होता है वो आपका फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है, जबकि C3 प्लांट्स में क्या होता है, तो C3 प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है वो आपका क्या होता है, तो ये होता है 3Pg होता है, ठीक, 3Pg ये होता है, 3Pg होता है। Hence C4 plants are absorbed to carbon dioxide strongly from much lower carbon dioxide concentration than C3 plants, यानी कि C3 प्लांट्स की अपेक्षा, यानी C3 प्लांट्स की अपेक्षा जो C4 प्लांट्स होते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, ठीक ठीक, मच लोअर कंसंट्रेशन देन द C4 प्लांट्स है। फिर से C4 प्लांट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रांगली फ्रॉम ए मच लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देन C4 प्लांट्स, यानी कि जो C4 प्लांट्स होते हैं C3 प्लांट्स की अपेक्षा लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, यानी कि बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता इसमें पाई जाती है, यानी कि C4 प्लांट्स में C3 प्लांट्स की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर बाय रिजल्टिंग हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस रेट भी सबसे ज़्यादा C4 प्लांट्स का होता है, यानी कि इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है या फिर ऑब्जर्व करने की योग्यता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका जो फोटोसिंथेटिक या फिर फोटोसिंथेटिक जो रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ बीट्स आर C4 प्लांट्स, यानी सर्वाधिक बीट्स अगर देखा जाए तो C4 प्लांट्स के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इसकी यानी क्योंकि इनकी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करने की क्षमता जो होती है मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पायरेशन, यानी कि जितने भी C4 प्लांट्स होते हैं उसमें फोटो रेस्पायरेशन की कमी पाई जाती है, यानी कि जितने भी C4 प्लांट्स होते हैं उसमें फोटो रेस्पायरेशन की कमी पाई जाती है। हेंस फोटोसिंथेटिक रेट इज हायर, इसीलिए इसकी फोटोसिंथेटिक रेट भी हायर होती है। तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तो तीसरे नंबर पे दिया है टॉपिक कौन सा, तो तीसरे नंबर पर टॉपिक दिया है कैम प्लांट, जिसे हम क्रासुलेनियस एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, यानी कि कैम प्लांट को किस नाम से जाना जाता है, तो कैम प्लांट को जो है क्रासुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ऑल कैम प्लांट्स हैव सक्कुलेंट हैबिट्स, यानी सभी प्रकार के जो कैम प्लांट्स होते हैं उसमें सक्कुलेंट हैबिट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सच प्लांट्स हैव आल्सो द कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट इन रेस्पायरेशन, यानी कि सभी प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि सच प्लांट्स हैव आल्सो द कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट इन रेस्पायरेशन, यानी कि वे सभी प्लांट्स जो कि रेस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसी को हम कैम प्लांट के नाम से जानते हैं। फिर से सच प्लांट्स हैव आल्सो द कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट इन रेस्पायरेशन, यानी कि रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस्ट के दौरान, यानी कि रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस्ट के दौरान फिक्सिंग कैपेसिटी, फिर से सॉरी, सच प्लांट्स हैव आल्सो द कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट इन रेस्पायरेशन, यानी कि ऐसे सभी प्लांट्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कहाँ पर, तो रेस्पायरेशन के लॉस्ट के दौरान, यानी कि सच प्लांट्स हैव आल्सो द कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट इन रेस्पायरेशन, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस्ट के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसी को हम रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। फिर से सच प्लांट्स हैव आल्सो द कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट इन रेस्पायरेशन, यानी रेस्पायरेशन में लॉस्ट के समय, यानी कि रेस्पायरेशन के लॉस्ट के समय जितने भी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स रखने की कैपेसिटी रखते हैं या फिर योग्यता रखते हैं, उन सभी को हम कैम प्लांट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सच प्लांट्स बिहेव लाइक C4 प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट एंड एज C3 प्लांट्स ड्यूरिंग द डे, यानी कि सभी प्रकार के प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि जो सक्कुलेंट प्लांट्स,
यानी जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं यह रात में C4 प्लांट की तरह काम करते हैं और दिन में C3 प्लांट की तरह काम करते हैं। यानी कि जितने भी सक्यूलेंट जितने भी कैम प्लांट्स होते हैं ये रात्रि के दौरान C4 प्लांट की तरह काम करते हैं, ठीक, नक्टर्नल के रूप में काम करते हैं, और सुबह यानी कि दिन में जो होता है वो C3 प्लांट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज प्लांट्स हैव लोवेस्ट फोटोसिंथेटिक रेट, यानी कि कैम प्लांट का जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है वो सबसे कम होता है, यानी कैम प्लांट का जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है वो सबसे कम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इन कैम प्लांट्स ओपन द स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज्ड एट डे, यानी कि जो कैम प्लांट्स होते हैं इसमें स्टोमेटा जो होता है वो रात्रि के समय खुलता है और दिन के समय बंद रहता है। फिर से, जितने भी कैम प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा रात्रि के समय खुलता है और दिन के समय स्टोमेटा बंद रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर कैम प्लांट में आपका ओनियन आता है, एग्जाम्पल के तौर पे गार्लिक आता है, सीसल आता है, लिली आता है, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं? तो ये कैम प्लांट के उदाहरण होते हैं। इसके लिए हम ट्रिक याद कर लेते हैं, गोल्स। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है गोल्स, यानी जी से क्या हो जाएगा? गार्लिक हो जाएगा, ओ से ओनियन हो जाएगा, एल से लिली हो जाएगा एंड एस से सीसल हो जाएगा। यानी गोल्स जो होते हैं वो कैम प्लांट के उदाहरण होते हैं। यानी कैम प्लांट के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कैम प्लांट के अंतर्गत आपका गोल्स आता है। जी फॉर गार्लिक हो जाएगा, ओ फॉर ओनियन हो जाएगा, एल फॉर लिली हो जाएगा, एस फॉर सीसल हो जाएगा, ठीक। एंड प्लांट फैमिली क्रासुलेनियस, यानी कि क्रासुलेनियस। फिर से एग्जाम्पल के तौर पे गोल्स आता है, गोल्स प्लस कैक्टस एंड पाइनएप्पल, यानी कि कैम प्लांट के उदाहरण के तौर पे आपका गोल्स आता है, गार्लिक, ओनियन, लिली एंड सीसल। एंड प्लांट्स फैमिली के अंतर्गत देखा जाए ये प्लांट फैमिली की बात करते हैं तो क्रासुलेनियस के अंतर्गत, यानी कि कैम प्लांट के फैमिली के रूप में किसे जाना जाता है? तो कैक्टस, यानी कैक्टस भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। कैक्टस और पाइनएप्पल। सीपी गोल्स, पीसी गोल्स, ट्रिक बना लो इसको, पीसी गोल्स, यानी पीसी गोल, पी से पाइनएप्पल, सी से कैक्टस, सभी प्रकार के कैक्टस, गार्लिक, ओनियन, लिली एंड सीसल, ये सभी जो होते हैं वो कैम प्लांट के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो हो गया भाई यहाँ तक। अब हम डिफरेंसेस बिटवीन C3 प्लांट, C4 प्लांट्स एंड कैम प्लांट, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। तो डिफरेंसेस बिटवीन C3 C4 प्लांट एंड कैम प्लांट, यानी कि C3 C4 प्लांट एंड कैम प्लांट में क्या बेसिक अंतर होता है? तो एक तरफ सीरियल नंबर दिया है, दूसरी तरफ उसका पार्टिकुलर्स दिया, तीसरे नंबर पे C3 प्लांट दिया, चौथे नंबर पे C4 प्लांट दिया, चौथे नंबर पे कैम प्लांट दिया है। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पे साइट ऑफ द साइकिल इज लीफ स्ट्रक्चर, यानी कि C3 प्लांट्स में लीफ स्ट्रक्चर जो होता है यह साइकिल का साइट होता है। फिर से पार्टिकुलर्स में क्या दिया है? तो C3 प्लांट्स कहाँ पर होता है? तो C3, यानी कि C3 प्लांट्स में साइकिल का साइट क्या होता है? लीफ स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लीफ, यानी कि साइट ऑफ द साइकिल, यानी कि C3 प्लांट्स के साइकिल का साइट लीफ स्ट्रक्चर होता है। तो लीफ स्ट्रक्चर पे क्या? मेसोफिल्स, यानी C3 प्लांट्स में लीफ स्ट्रक्चर क्या होता है? तो C3 प्लांट्स में लीफ स्ट्रक्चर आपका मेसोफिल होता है, जहाँ पर साइकिल का साइट कंप्लीट होता है। C4 प्लांट्स में क्या होता है? तो C4 प्लांट्स में मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल होता है, जहाँ पर क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। यानी कि C3 प्लांट्स कहाँ? यानी C3 प्लांट्स का लीफ स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो C3 का लीफ स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मेसोफिल्स में होता है। यानी C3 प्लांट्स में साइकिल का साइट क्या होता है? तो C3 प्लांट्स में साइकिल का साइट मेसोफिल्स होता है, जबकि C4 प्लांट्स में साइकिल का साइट जो होता है वो मेसोफिल के साथ साथ बंडल शीथ सेल भी होता है, जहाँ पर क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। कैम प्लांट में क्या होता है? तो कैम प्लांट में जो साइट ऑफ साइकिल का होता है, यानी कि साइकिल का जो साइट होता है, यानी कैम प्लांट के साइकिल का साइट क्या होता है? तो कैम प्लांट के साइकिल का साइट जो होता है वो मेसोफिल एंड वैक्यूल्स होता है। फिर से देख लेते हैं। तो C3 प्लांट में, यानी C3 प्लांट के साइकिल का साइट क्या होता है? तो मेसोफिल होता है। C4 प्लांट के साइकिल का साइट क्या होता है? तो मेसोफिल के साथ साथ बंडल शीथ सेल होता है, और बंडल शीथ सेल में ही क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। और कैम प्लांट में
कैम प्लांट में जो यानी कैम प्लांट के साइकिल का जो साइट होता है वो आपका मेसोफिल के साथ साथ वैक्यूल्स होता है। मेसोफिल सब में कॉमन है, तीनों में मेसोफिल कॉमन है और इसमें बंडल सी से पाया जाता है जहाँ पर क्रांजिनाटा भी पाई जाती है और इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है। दूसरे नंबर पर दिया है पार्टिकुलर्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यानी कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट या फिर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। तो C3 प्लांट्स का प्रथम स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? तो 3PG होता है, जिसकी 3 कार्बन में उपस्थित रहता है, जिसका पूरा नाम होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। और C4 प्लांट्स में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कंपाउंड होता है वो ऑक्सो एसिटिक एसिड होता है। इसी को हम मैलिक एसिड के नाम से जानते हैं और मैलिक एसिड में जो होता है इसी मैलिक एसिड को हम मैलेट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि C4 प्लांट्स में जो प्रथम स्टेबल कंपाउंड होता है उसे हम 4AA के नाम से भी जानते हैं या फिर इसी को हम मैलेट के नाम से भी जानते हैं या फिर इसी को हम जो होता है मैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और कैम प्लांट्स में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो दोनों होता है, यानी कि कैम प्लांट्स में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3PGA भी होता है और 4OAA या फिर मैलिक एसिड या फिर मैलिक एसिड होता है। ठीक, दोनों देखने को मिलता है कैम प्लांट्स में, दोनों ही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पाए जाते हैं। 3PGA भी पाया जाता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड भी पाया जाता है जो कि 4 कार्बन वाला होता है। तीसरे नंबर पे आते हैं तो C3 प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या होता है? तो C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर आपका RUBP होता है। ठीक, C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर RUBP होता है, जो कि सबसे ज़्यादा विश्व में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो RUBP होता है। RUBP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहीं पे हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, डिस्कस अबाउट RUBP, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एंजाइम का नाम RUBP। RUBP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RUBP का फुल फॉर्म होता है क्या? तो RUBP का फुल फॉर्म होता है राइबोज 1-5 22 फॉस्फेट होता है। ठीक, 22 फॉस्फेट होता है, 22 फॉस्फेट होता है। फिर से RUBP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RUBP का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 15-20 फॉस्फेट होता है, 20 फॉस्फेट होता है। ठीक, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर क्या होता है? तो PEP होता है, जिसे हम फास्फोइनल पायरुविक एसिड या फिर फास्फोइनल पायरुवेट के नाम से जानते हैं। और कैम प्लांट में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर क्या होता है? तो कैम प्लांट में भी कार्बन डाइऑक्साइड का सॉरी बात करते हैं RUBP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RUBP का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1-5 बिस्फेट होता है, BISPHOSPHATE, यानी कि राइबोलोज 15-20 BIS फॉस्फेट होता है किसका? तो RUBP का फुल फॉर्म होता है। ठीक, और यह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन का क्या नाम है? प्रोटीन या एंजाइम कह लो, दोनों में से एक ही कह लो। सबसे ज़्यादा विश्व में पाए जाने वाले एंजाइम या फिर प्रोटीन का नाम क्या होता है? तो ये आपका RUBP होता है। अब हम बात करते हैं C4 प्लांट्स में। तो C4 प्लांट्स में प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर क्या होता है? तो ये आपका फास्फोइनल पायरुविक एसिड होता है। कैम प्लांट में प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर क्या होता है? तो कैम प्लांट में भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर आपका फास्फोइनल पायरुविक एसिड होता है। चौथे नंबर पर दिया है डार्क रिएक्शन थ्रू, यानी कि C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन किसके द्वारा होता है? तो केल्विन साइकिल के द्वारा होता है। फिर से C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन किसके द्वारा होता है? तो केल्विन साइकिल के द्वारा होता है। C4 प्लांट्स में जो डार्क रिएक्शन होता है यह हैच एंड स्लैक साइकिल या फिर केल्विन साइकिल के द्वारा ही होता है। यानी कि डार्क रिएक्शन यानी कि C3 प्लांट्स में जो डार्क रिएक्शन होता है वो केल्विन साइकिल के द्वारा होता है, लेकिन C4 प्लांट्स में जो डार्क रिएक्शन होता है हैच एंड स्लैक साइकिल एंड केल्विन साइकिल दोनों के कारण ही होता है। और
कैम प्लांट में किसी के द्वारा भी डार्क रिएक्शन नहीं देखने को मिलता। 5वें नंबर पे दिया है कंपनसेशन पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, यानी कि कंपनसेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और रेस्पायरेशन के द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बराबर होती है तो उसी को हम कंपनसेशन पॉइंट के नाम से जानते हैं। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कंपनसेशन पॉइंट कितना होता है, तो C4 प्लांट में यानी कि C3 प्लांट्स में, यानी C3 प्लांट्स में कंपनसेशन पॉइंट कितना होता है, तो C3 प्लांट्स में जो कंपनसेशन पॉइंट होता है वो 50 ppm होता है। जबकि C4 प्लांट्स में जो कंपनसेशन पॉइंट होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन की बात किया जा रहा है, तो 50 ppm C3 प्लांट में होता है और 1 से 5 ppm जो होता है वो C4 प्लांट्स में देखने को मिलता है। 6वें नंबर का पॉइंट है फोटोसिंथेटिक रेट, यानी कि C3 प्लांट में फोटोसिंथेटिक रेट मध्यम होता है, यानी कि C3 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है वो मध्यम होता है और C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है वो हाई होता है। और कैम प्लांट में फोटोसिंथेटिक रेट एकदम स्लो होता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक रेट कैम प्लांट में एकदम कम होता है और C3 प्लांट में मध्यम होता है। और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है वो C4 प्लांट्स में देखने को मिलता है। 7वें नंबर का पॉइंट दिया है बायोमास प्रोडक्शन, यानी कि बायोमास प्रोडक्शन, यानी C3 प्लांट्स में जो बायोमास का प्रोडक्शन होता है कितना होता है, तो मध्यम होता है, यानी कि C3 प्लांट्स में जो बायोमास का प्रोडक्शन होता है वो मध्यम होता है, जबकि C4 प्लांट्स में बायोमास का प्रोडक्शन हाई होता है और कैम प्लांट में जो बायोमास का प्रोडक्शन होता है स्लो होता है। दोनों सेम सेम, यानी फोटोसिंथेटिक रेट एंड बायोमास प्रोडक्शन दोनों सेम इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है 8वें नंबर का पॉइंट है लाइट सेचुरेशन पॉइंट, यानी कि लाइट सेचुरेशन पॉइंट, यह भी लगभग से नहीं थोड़ा सा अंतर हो गया है। यानी C3 प्लांट्स में लाइट सेचुरेशन पॉइंट लो होता है, यानी कि C3 प्लांट्स में लाइट सेचुरेशन पॉइंट लो होता है और C4 प्लांट में लाइट सेचुरेशन पॉइंट ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। एंड यानी कैम प्लांट में जो लाइट सेचुरेशन पॉइंट होता है, यानी कि कैम प्लांट में जो लाइट सेचुरेशन पॉइंट होता है वो मीडियम होता है। 9वें नंबर का पॉइंट है फोटो रेस्पायरेशन, यानी कि C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन हाई होता है और C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन रेट जो होता है वो लो होता है। ठीक। एंड कैम प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन रेट कम होता है, यानी कि कैम प्लांट में भी फोटो रेस्पायरेशन कम होता है। 10वें नंबर पे आता है वाटर यूज इफिशियंसी, तो C3 प्लांट की वाटर यूज इफिशियंसी कम होती है, C4 प्लांट की वाटर यूज इफिशियंसी मीडियम होती है एंड वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा कैम प्लांट का होता है। 11वें नंबर पे आता है ट्रांसपायरेशन रेट, तो ट्रांसपायरेशन रेट जो होता है C3 प्लांट का जो ट्रांसपायरेशन रेट होता है वो हाई होता है, C4 प्लांट का ट्रांसपायरेशन रेट मीडियम होता है एंड कैम प्लांट का जो रेस्पायरेशन रेट होता है वो लो होता है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में किसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो यूनिट नंबर 4 में रेस्पायरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। पहले नंबर पे आता है फोटो रेस्पायरेशन, जिसे हम ग्लाइकोलेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो फोटो रेस्पायरेशन को जो है ग्लाइकोलेट पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं फोटो रेस्पायरेशन के बारे में। डिस्कस अबाउट रेस्पायरेशन। KR टोको को 1963 ईस्वी में क्या किए थे, तो KR टोको यानी कि KR टोको ने 1963 ईस्वी में इंट्रोड्यूस्ड द टर्म फोटो रेस्पायरेशन टू रिफर टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की उपस्थिति में रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यह टर्म फोटो रेस्पायरेशन का किसने दिया था, तो यह कार्टोकोव नामक साइंटिस्ट ने 1963 ईस्वी में बताया था, यानी कि कार्टोकोव नामक साइंटिस्ट ने 1963 में बताया था कि लाइट की उपस्थिति में रेस्पायरेशन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसे हम फोटो रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि फोटो का मतलब होता है लाइट एंड रेस्पायरेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना। तो लाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना ही फोटो रेस्पायरेशन कहलाता है और यह सर्वप्रथम किसने बताया था, तो यह कार्टोकोव नामक साइंटिस्ट ने 1963 ईस्वी में बताए थे। इन फोटो रेस्पायरेशन हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इंड्यूस्ड बाई हाई लाइट चेक द प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA एंड फॉर्म ग्लाइकोलेट, यानी ग्लाइकोलेट इंस्टीड ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। फिर से
इन फोटो रेस्पायरेशन हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इंड्यूस्ड, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन प्रक्रिया के दौरान, यानी फोटो रेस्पायरेशन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन रिलीज होती है, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन के दौरान, यानी फोटो रेस्पायरेशन के द्वारा ऑक्सीजन बहुत ही अधिक मात्रा में, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन का बहुत ही कंसंट्रेशन ज़्यादा रिलीज होता है। बाई लाइट हाई लाइट, यानी कि हाई लाइट के द्वारा, यानी कि ज़्यादा लाइट के दौरान, बाई हाई लाइट चेक्स द प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए। फिर से देख लेते हैं। इन फोटो रेस्पायरेशन हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इंड्यूस्ड, यानी फोटो रेस्पायरेशन के दौरान का ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन जो होता है वो इंड्यूस्ड होती है, निकलती है। बाई हाई लाइट चेक द प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए, यानी कि हाई लाइट के दौरान, यानी कि बहुत ही तेज धूप के कारण, बहुत ही तेज धूप के कारण पीजीए के 2 मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन जो होता है वो रोक देता है। फिर से बाई हाई लाइट चेक द, यानी कि लाइट की मात्रा अधिक होने पर, यानी लाइट की मात्रा अधिक होने पर पीजीए के 2 मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन जो होता है वो रुक जाता है, यानी कि लाइट की मात्रा अधिक होने पर फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन रुक जाता है एंड फार्म ग्लाइकोलेट इंस्टीड ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए, और पीजीए के, यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के बजाय, यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के बजाय ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से इन फोटो रेस्पायरेशन हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाई लाइट, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन के दौरान यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो यह बहुत ही अधिक मात्रा में लाइट को प्रोड्यूस करने का काम करती है, जिसके कारण प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स पीजीए, जिसके कारण फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होने लगता है। फिर से फोटो रेस्पायरेशन के द्वारा यदि ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन इंड्यूस्ड होती है तो इसी से हाई लाइट जो होता है वो हाईलाइट, यानी कि इसी से अधिक तेज, यानी ठीक इंड्यूस्ड बाय हाईलाइट, यानी कि इंड्यूस्ड बाय हाईलाइट चेक द प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन के दौरान यदि ऑक्सीजन की अधिक कंसंट्रेशन इंड्यूस्ड होती है तो यह हाईलाइट होने के कारण या फिर अधिक तेज धूप होने के कारण फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन रुक जाता है एंड फार्म ग्लाइकोलेट इंस्टीड ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए, और एक मॉलिक्यूल के, यानी पीजीए के एक मॉलिक्यूल के अनुपस्थिति के कारण जो है ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, H2O2 इज फॉर्म्ड, यानी कि ग्लाइकोलेट का मतलब क्या होता है तो ग्लायोक्सिलेट। फिर से ग्लाइकोलेट का फार्मूला क्या होता है तो ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि H2O2 इज फॉर्म्ड, यानी कि H2O2 फॉर्म्ड, यानी कि ग्लाइकोलेट का फार्मूला क्या होता है तो H2O2 होता है, जिसे हम ग्लाइकोलेट के नाम से जानते हैं, यही बन जाता है। नोन एज C2 साइकिल, यानी कि इसे ही हम C2 साइकिल के नाम से जानते हैं, यानी कि H2O2 जो बनता है उसी को हम C2 साइकिल के नाम से जानते हैं, यानी 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसे हम ग्लाइकोलेट के नाम से जानते हैं। यानी कि फोटो रेस्पायरेशन के दौरान यदि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन निकलता है तो इससे जो होता है क्या कि अधिक लाइट इंटेंसिटी होने के कारण हाई लाइट इंटेंसिटी होने के कारण पीजी यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड की 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन, यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन रुक जाता है और एक ही फास्फोग्लिसरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल्स के कारण ही ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2O2 ना, H2O2। इसीलिए हम ग्लाइकोलेट को ही C2 साइकिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलेट 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। डू नॉट फॉर्म्ड ATP एनर्जी हेंस, यानी कि जो ग्लाइकोलेट होता है यह ATP को बनाने में बहुत ही, यानी कि यह ATP का फॉर्मेशन नहीं करता, यानी ग्लाइकोलेट जो होता है जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ठीक। तो इसीलिए इसमें
एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। दिस इज एनर्जी कंज्यूमिंग या फिर हार्मफुल प्रोसेस, यानी कि ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होना यह एनर्जी कंज्यूमिंग के रूप में जाना जाता है, यानी कि एनर्जी कंज्यूमिंग के रूप में जाना जाता है, या फिर एनर्जी को हानि पहुंचाने वाला प्रोसेस होता है, यानी कि एनर्जी को ख़त्म करने वाला यह प्रोसेस होता है। इट अकर्स बिटवीन क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है यह कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ग्लाइकोलाइट का यानी ग्लाइकोलाइसिस का जो फॉर्मेशन होता है यह क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट respiration. Discuss about respiration. The energy is released by the oxidation of various photosynthetic products, especially carbohydrates, by the process called respiration. यानी कि the energy is released by the oxidation of various photosynthetic products, especially carbohydrates. यानी विशिष्ट रूप से कार्बोहाइड्रेट यानी विशिष्ट रूप से कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वेरियस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, यानी कि वेरियस विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जैसे कि यानी कि विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जो कि विशिष्ट रूप से कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही जाना जाता है। तो विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो C6H12O6 से क्या बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जल का फॉर्मेशन हो रहा है और 686 कैलोरी एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जा रही थी। यही कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट विशिष्ट जिसके अंतर्गत आपका क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। तो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है C6H12O6 और इससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनर्जी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल रहा है, जल भी निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकल रहा है बाहर और 686 किलो कैलोरी एनर्जी हमको प्राप्त हो जा रही है। तो इसी को हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सा मैकेनिज्म पार्टिसिपेट करता है। तो फर्स्ट एंड कॉमन स्टेज इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे, यानी कि रेस्पिरेशन का जो प्रथम और कॉमन स्टेज होता है उसे हम ग्लाइकोलाइसिस या फिर उसी को हम EMP पाथवे के नाम से जानते हैं। यानी कि EMP पाथवे का फुल फॉर्म होता है इम्बडेन मेयर हाफ, यानी कि इम्बडेन साइंटिस्ट ने मेयर हाफ एंड फिर इसके बाद पियर्सन नाम से ऐसे ही पी नाम से एक और साइंटिस्ट था, इन तीनों ने मिलकर इसका फॉर्मेशन किया था। इसीलिए इन तीनों के नाम पर ही ग्लाइकोलाइसिस नाम का टर्म पड़ा है EMP पाथवे, और यह रेस्पिरेशन का प्रथम और कॉमन स्टेज माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स जो होता है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। यानी कि फिर से रेस्पिरेशन प्रक्रिया में यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स जो होता है वो पायरुविक एसिड के या फिर पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। हेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट, यानी इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पाद को हम पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म अंडर एनारोबिक कंडीशंस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होती है वो एनारोबिक कंडीशंस के अंतर्गत साइटोप्लाज्म में घटित होती है। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है यह वायु के अनुपस्थिति में, जिसे हम एनारोबिक कंडीशन के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। और इसमें प्रथम एंजाइम जो निकलता है उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम, लिंक मॉलिक्यूल बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स, यानी कि क्रेब्स साइकिल्स और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में जो लिंक मॉलिक्यूल्स होता है उसका नाम होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि क्रेब्स साइकिल्स और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में लिंक बनाने वाला मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है, तो उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। और यह हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड फर्दर विल बी ऑक्सीडाइज्ड थ्रू लिंक एंड क्रेब्स साइकिल्स, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड फर्दर विल बी ऑक्सीडाइज्ड थ्रू लिंक एंड क्रेब्स साइकिल्स, यानी कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यह फिर से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं किसके द्वारा, तो थ्रू लिंक एंड क्रेब्स साइकिल्स, यानी कि
क्रेब्स साइकिल्स और लिंक, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड फर्दर विल बी ऑक्सीडाइज्ड थ्रू लिंक एंड क्रेब्स साइकिल्स, यानी कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स फिर से ऑक्सीडाइज्ड होकर क्रेब्स साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं। 2 molecules of NaDH2 further will be used for इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर टू रिलीज जल, यानी कि जल को रिलीज करने के लिए, यानी कि जल को रिलीज करने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर सिस्टम में प्रयोग किए जाने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स NaDH का फिर से रिलीज होता है। फिर से हो गया, फिर से हम देख लेते हैं तो क्या कह रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2, यानी कि NaDH2 का 2 मॉलिक्यूल्स फिर से यूज्ड हो जाता है कहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। किसको रिलीज करने के लिए, तो जल को रिलीज करने के लिए, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH, यानी कि NaDH2 का 2 मॉलिक्यूल्स फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टूट जाता है और फिर वहाँ पर जल रिलीज हो जाती है, यानी कि फिर वहाँ पर जल रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट नेट प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो नेट प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो 2 ATP इन ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट ATP का प्रोडक्शन होता है वो 2 ATP होता है। टोटल का कितना होता है, तो टोटल आपका 8 ATP का फॉर्मेशन होता है। बट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2, यानी कि सीधा नेट प्रोडक्शन 2 ATP इन ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस में नेट प्रोडक्शन कितना होता है ATP का, तो 2 ATP होता है। बट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2, और इसमें जो होता है NaDH2, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में NaDH2 का 2 मॉलिक्यूल्स भी पाया जाता है। विल बी ऑक्सीडाइज्ड एरोबिकली टू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल्स NaDH2 के भी पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि वायु के अनुपस्थिति में यह ऑक्सीडाइज्ड होकर 6 मॉलिक्यूल्स ATP, यानी कि ATP के 6 मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि फिर से 2 ATP तो नेट गेन हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, फिर इसके बाद जो 6 ATP बनता है NaDH2 से, यानी NaDH2 में NaDH2 यानी कि का मतलब होता है 2 लगा है तो NaDH में 3 कार्बन होता है, यानी कि 3 ATP होता है। एक NaDH में 3 ATP होता है, तो गुणा कर देंगे 2 से तो 6 हो जाएगा। तो 6 ATP का निर्माण जो होता है वो इसी में देखने को मिलता है। ठीक, 6 मॉलिक्यूल्स, यानी ATP का 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है, वो भी अनएरोबिक कंडीशंस में ऑक्सीडाइज्ड होकर NaDH2 मॉलिक्यूल से, यानी कि NaDH2 के 2 मॉलिक्यूल से, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2, यानी कि NaDH2 के 2 मॉलिक्यूल से फिर से जो होता है 6 मॉलिक्यूल से ATP का प्रोड्यूस होता है, वो भी anaerobic oxidation के द्वारा। Thus total molecules of ATP through glycolysis in the presence of oxygen will be 8 instead of 2, यानी कि हो गया। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ATP का फॉर्मेशन कितना होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ATP का फॉर्मेशन जो होता है वो 8 होता है। ठीक, 8 होता है। ठीक, इंस्टेड ऑफ 2, ठीक, इंस्टेड 2 को छोड़कर। द टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल बी 8 इंस्टेड ऑफ 2, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ATP के टोटल मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो 8, जिसमें 2 जो होता है छोड़कर, 2 को छोड़कर, यानी कि 2 को छोड़कर, नेट गेन को छोड़कर फिर से ATP में, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में फिर से देख लेते हैं यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट गेन कितना होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन 2 ATP का होता है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या 8 प्रोड्यूस होती है, जिसमें 2 को छोड़कर। नेक्स्ट है बोथ ETS एंड क्रेब्स साइकिल्स साइट्रिक एसिड या फिर TCS साइकिल, यानी कि बोथ ETS एंड क्रेब्स साइकिल्स को हम साइट्रिक एसिड या फिर TCS साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया अंडर एरोबिक कंडीशंस, यानी कि वायु की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में ही दोनों प्रकार के साइकिल चलते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे क्रेब्स साइकिल होता है, जिसे हम साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम TCS साइकिल के नाम से जानते हैं। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस आपका साइटोप्लाज्म में चलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम एंड क्रेब्स साइकिल, जिसे हम साइट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCS साइकिल के नाम से जानते हैं, ये दोनों ही जो होते हैं वो वायु की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस वायु की अनुपस्थिति में
कहाँ पर चलता है, तो साइटोप्लाज्म में चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, यानी कि रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, तो रेस्पायरेशन के दौरान जो होता है वो एनर्जी निकलती है। ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज नेट 36 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, यानी कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने पर टोटल नेट ATP कितना बनता है, तो 36 ATP बनता है। फिर से हम बात करते हैं फिर से। ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ वन मालिकूल ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की एक मालिकूल के ब्रेक डाउन के दौरान 36 ATP मालिकूल्स जो है बनता है, 36 ATP मालिकूल्स बनता है, सॉरी हो गया। रेस्पायरेशन कोशिएंट यहाँ पर 36 दिखाया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर 38 होता है। 36 + 2 नेट वाला, 36 + 2 38 हो जाएगा। 36 भी रहेगा उसको भी लगाया जाएगा, 38 रहेगा तो उसको भी लगाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तो ग्लूकोज की एक मालिकूल से, यानी कि ग्लूकोज की एक मालिकूल के ब्रेकडाउन से कुल कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, तो कुल 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। नए बुक के अकॉर्डिंग यही दिया है। तीसरे नंबर का टॉपिक है रेस्पायरेटरी क्वेशिएंट। रेस्पायरेटरी क्वेशिएंट का मतलब क्या होता है, रेस्पायरेटरी क्वेशिएंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड इन द रेस्पायरेशन, यानी कि RC यानी कि R की वैल्यू क्या होता है, तो R की वैल्यू यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ठीक, ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड, यानी कि रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बटे में ऑब्जर्व कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी कि रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ऑब्जर्व ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को ही हम R की वैल्यू के नाम से जानते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेस्पायरेटरी रेशियो, यानी कि इसी को हम रेस्पायरेटरी रेशियो के नाम से जानते हैं, यानी कि इनटेक ऑक्सीजन की मात्रा और इनटेक ऑक्सीजन की मात्रा और इनटेक ऑक्सीजन की मात्रा और रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, R की रेशियो के नाम से जानते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड रेस्पायरेटरी रेशियो, यानी कि आर क्यू रेस्पायरेटरी क्वेशिएंट को हम रेस्पायरेटरी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। RQ बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बटे में वॉल्यूम ऑफ ऑब्जर्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज आयतन, यानी कि रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे में अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन, यानी कि रिलीज किए गए कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे में अवशोषित किए गए ऑक्सीजन का आयतन, उसी को हम RQ कोशिएंट के नाम से जानते हैं। RQ वैल्यू ऑफ सम प्रोडक्ट, यानी कि कुछ प्रोडक्ट के RQ वैल्यू दिया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या दिया है, तो फैट का RQ वैल्यू क्या होता है, तो सबसे पहले नंबर पे याद कर लो कार्बोहाइड्रेट को तो याद रहेगा, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। फिर इसके नीचे क्या आता है, प्रोटीन में क्या आता है, तो प्रोटीन में 8 लग रहा है ना, प्रोटीन में 8 सुनाने में दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें 0.8 होता है, इसका 0.8 से लेके 0.9 होता है प्रोटीन, यानी कि 8 इसमें दिखाई दे रहा है प्रोटीन में ना। फिर इसके बाद क्या है, तो तीसरे नंबर पे आता है फैट, तीसरे नंबर पे फैट आता है। तो फैट में से ये हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, फैट में से ये वाला हटा देंगे तो 7 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा इसका वैल्यू, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। फिर इसके नीचे क्या आता है, तो फिर इसके नीचे आता है, फिर इसके नीचे फैट प्रोटीन हो गया। फिर इसके नीचे क्या दिया है, तो इसके नीचे वाला याद कर लो, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। सक्यूलेंट का RQ वैल्यू कितना होता है, सक्यूलेंट का RQ वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड का जो होता है वो 1 से कम होता है। ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है, तो 1 से कम होता है या फिर 1.33 होता है, यानी कि 1 से ज़्यादा होता है। यानी ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड का 1 से ज़्यादा होता है या फिर 1.33 होता है एग्जैक्ट ना। और सक्यूलेंट का 0 होता है क्योंकि उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है RQ वैल्यू में। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में दिया फोटोपीरियडिज्म। यूनिट नंबर 5 में क्या दिया है, तो यूनिट नंबर 5 में दिया है फोटोपीरियडिज्म। डिस्कस अबाउट फोटोपीरियडिज्म। यूनिट नंबर 5 में दिया फोटोपीरियडिज्म। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डे
लाइट पीरियड स्पेशली फ्लावरिंग बिहेवियर इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। यानी कि फ्लावरिंग यानी कि विशेष रूप से फ्लावरिंग बिहेवियर के लिए जो लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है पौधों को, उसी के रिस्पांस को फोटो पीरियडिज्म के नाम से जाना जाता है। फिर से, रिस्पांस ऑफ प्लांट टू डे लाइट पीरियड स्पेशली फ्लावरिंग बिहेवियर, यानी विशेष रूप से फ्लावरिंग बिहेवियर के डे लाइट पीरियड से संबंधित प्लांट के रिस्पांस को हम फोटो पीरियडिज्म के नाम से जानते हैं। फिर से, रिस्पांस ऑफ प्लांट टू डे लाइट पीरियड स्पेशली फ्लावरिंग बिहेवियर, यानी विशिष्ट रूप से फ्लावरिंग बिहेवियर के डे लाइट पीरियड के प्लांट पर रिस्पांस, यानी कि फ्लावरिंग बिहेवियर यानी विशेष रूप से फ्लावरिंग बिहेवियर के लिए डे लाइट के प्लांट पर जो डे लाइट का पीरियड होता है उसी के रिस्पांस को हम फोटो पीरियडिज्म के नाम से जानते हैं, कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। द टर्म फोटो पीरियडिज्म वाज कॉइन्ड बाय गार्डनर एंड अलार्ड 1920 ईस्वी में। यानी कि फोटो पीरियडिज्म टर्म सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो फोटो पीरियडिज्म टर्म जो है सर्वप्रथम गार्डनर एंड अलार्ड नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1920 ईस्वी में इसको दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो अगला है दे क्लासिफाइड प्लांट इनटू 3 कैटेगरी, यानी कि फोटो पीरियडिज्म के अंतर्गत प्लांट को निम्नलिखित 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो आपका आता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब सच प्लांट्स रिक्वायर डे लेंथ लेस देन 12 आवर्स फॉर फ्लावर इनिशिएशन, यानी कि वे प्लांट्स जो कि फ्लावर इनिशिएशन से, यानी कि वे प्लांट्स जिसमें फ्लावर इनिशिएशन के लिए 12 घंटे से कम डे लेंथ की आवश्यकता होती है, उसी को हम शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या आता है? तो सभी प्रकार के जो खरीफ वाले फसल होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका टोबैको होता है शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है, सोयाबीन आपका शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है, राइस भी आपका शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है। जनरली खरीफ क्रॉप्स एंड मेनी ट्रॉपिकल प्लांट्स, यानी कि समानतः सभी प्रकार के खरीफ क्रॉप्स एंड बहुत सारे जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे जो बार बार पूछा जाता है, टोबैको शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है, सोयाबीन शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है, राइस भी शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है। तो सोयाबीन और टोबैको ये खरीफ सीजन में उगाए जाते हैं। कंप्लीट। दूसरे नंबर पे आता है लॉन्ग डे प्लांट। सच प्लांट्स रिक्वायर मोर देन 14 आवर्स डे लाइट फॉर फ्लावर इनिशिएशन, यानी कि वे प्लांट्स जो कि फ्लावर इनिशिएशन के लिए 14 घंटे से अधिक दिन की डे लेंथ की आवश्यकता होती है। वे प्लांट्स जिसके फ्लावर इनिशिएशन के लिए 14 घंटे से अधिक डे लेंथ की आवश्यकता होती है उसी को हम लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो जब सभी प्रकार के जो रबी फल से, यानी कि सभी प्रकार के जो रबी क्रॉप्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका बीट आता है, बार्ली आता है, शुगर बीट आता है, क्वेस्टर आता है। जनरली सभी रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आता है। तीसरे नंबर पर आता है डे न्यूट्रल प्लांट। सच प्लांट्स आर अनफेक्टेड बाय द डे लेंथ, यानी कि वे प्लांट्स जिस पर डे लेंथ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत जानते हैं। इसमें आपका मेज आता है, टोमेटो आता है, बकबीट आता है, सनफ्लावर आता है, कॉटन आता है, कुकुम्बर आता है, यानी कि सभी प्रकार के जो वेजिटेबल्स होते हैं, यानी सभी प्रकार के जो समर सीजन में उगाए जाने वाले क्रॉप्स होते हैं वो सभी जो होते हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद भी हम इसके लिए ट्रिक याद किए हैं क्या? तो MBSC ठीक, MBSC, M से के मेज हो जाएगा, B से बकवीट हो जाएगा, S से सनफ्लावर हो जाएगा एंड C से कॉटन हो जाएगा। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो हम नेक्स्ट सेशन में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो नेक्स्ट सेशन में हम सीड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को हम विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।